नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर देश में मचे सियासी घमासान की। विपक्षी नेताओं के निशाने पर आई मोदी सरकार की बात करेंगे। ईडी सीबीआई के खिलाफ एकजुट हुए विपक्ष की, संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष में हुए टकराव की। साथ ही जानेंगे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने गांधी जी की डिग्री पर उठाए क्या सवाल, क्यों कर्नाटक में बीजेपी का हो रहा है पतन। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी ओल्ड पेंशन योजना को लेकर दबाव में आई मोदी सरकार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को दी अरबों की सौगात, 28 विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर राजस्थान में केस, धर्मसभा में कहा था कुंभलगढ़ में हरे झंडे हटाकर भगवा लहराओ। विश्व महिला बॉक्सिंग के फाइनल में पहुंची भारत की 4 मुक्केबाज निखत जरीन, लवलीना बोरगोहेन, नीतू घंगास और स्वीटी बुरा ने पदक किए पक्के। आज भी शेयर बाजार में रही गिरावट। सेंसेक्स 398 अंकों की गिरावट के साथ 57,527 पर हुआ बंद। निफ्टी 132 अंकों की गिरावट के साथ 16,945 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी को मानहानि मामले में मिली 2 साल की सजा के बाद आज उनकी संसद सदस्यता भी बिजली की रफ्तार से रद्द कर दी गई, जिसके बाद देश की सियासत में भूचाल आ गया है। कांग्रेस ने इसे नाइंसाफी करार देते हुए मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पहले सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को सजा और फिर लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने का फैसला। 24 घंटे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आए इन फैसलों ने कांग्रेस के अंदर मोदी सरकार से लड़ने का नया जोश भर दिया। आज दोपहर को लोकसभा सचिवालय से राहुल गांधी की संसद सदस्यता को रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ। उसके बाद पहले से ही मोदी सरकार की घेराबंदी करने में जुटे कांग्रेस नेताओं का गुस्सा और जोश हाई दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेताओं के तेवर बेहद तीखे दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने भी साफ कर दिया है कि वो माफी हरगिज नहीं मांगेंगे, कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। उन्होंने ट्वीट किया, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। राहुल तो नहीं झुकेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी बड़ी लड़ाई का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ये सब इसलिए किया गया ताकि राहुल गांधी संसद में सवाल नहीं कर सके, लेकिन राहुल और कांग्रेस डर कर चुप नहीं रहेंगे। जयराम रमेश ने कहा, हम इस लड़ाई को कानूनी और राजनीतिक रूप से लड़ेंगे। हम ना तो झुकेंगे और ना ही खामोश बैठेंगे। प्रधानमंत्री से जुड़े अडानी महाघोटाले में जेपीसी बनाने के बजाय राहुल गांधी को अयोग्य ठहरा दिया गया। भारतीय लोकतंत्र ओम शांति। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, नीरव मोदी घोटाला 14,000 करोड़ रुपए, ललित मोदी घोटाला 425 करोड़ रुपए, मेहुल चौकसी घोटाला 13,500 करोड़ रुपए। जिन लोगों ने देश का पैसा लूटा, भाजपा उनके बचाव में क्यों उतरी है, जांच से क्यों भाग रही है। जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उन पर मुकदमे लादे जा सकते हैं। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई। वो आपके और इस देश के लिए लगातार सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हर षड्यंत्र के बावजूद वो ये लड़ाई हर कीमत पर जारी रखेंगे और इस मामले में न्याय संगत कार्रवाई करेंगे। लड़ाई जारी रहेगी। राहुल की सदस्यता रद्द करना बीजेपी पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर एक साथ नजर आ रहा है। राहुल गांधी को लेकर एक के बाद एक फैसले आ रहे हैं, जिससे सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। तो वहीं जनता में भी राहुल को लेकर सहानुभूति नजर आ रही है। देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के न्यू इंडिया में बीजेपी के निशाने पर विपक्षी नेता हैं, जबकि कई मामलों के आरोपी बीजेपी नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। विपक्षी नेताओं को उनके भाषणों के लिए अयोग्य ठहराया जाता है। आज हमने अपने संवैधानिक लोकतंत्र के लिए एक नया निम्न स्तर देखा है। राहुल गांधी के साथ हुई नाइंसाफी को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कहा, मैं नहीं समझता कि आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है। अहंकार उनका 7वें आसमान पर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो। सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। जो लोग देश बचाना चाहते हैं वो बीजेपी छोड़ दें। जबकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आज कांग्रेस के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है। आज अगर बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई हो तो कई बीजेपी नेताओं की सदस्यता चली जाएगी। ये जानबूझकर असली मुद्दों, महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान हटाना चाहते हैं।
उद्धव ठाकरे ने भी राहुल की सदस्यता रद्द करने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, चोर को चोर कहना हमारे देश में अपराध हो गया है। चोर अभी भी आजाद है और राहुल गांधी को सजा मिल गई है। ये लोकतंत्र के समाप्त होने के संकेत हैं। ये तानाशाही के अंत की शुरुआत है। अब लड़ाई को उचित दिशा देनी होगी। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा, ये निंदनीय है। विपक्ष के खिलाफ पहले ही ईडी, सीबीआई के घोर दुरुपयोग किया जा रहा है और अब भाजपा विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने और उन्हें अयोग्य ठहराने के लिए मानहानि का रास्ता अपना रही है। ऐसे सत्तावादी का विरोध करें और उन्हें हराएं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, कितना विचित्र और निंदनीय है। फिर भी ये मत कहो कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। विपक्ष में पार्टियों को देखना चाहिए कि ये केवल कार्य के बारे में नहीं है, बल्कि लड़ाई लोकतंत्र को पुनः जीवित करने के लिए होनी चाहिए। केजरीवाल, ममता बनर्जी और अखिलेश ने राहुल का समर्थन करके मोदी सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। चिंता तो विपक्ष ने ईडी, सीबीआई की भी बढ़ा दी है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, के कविता से पूछताछ और लालू यादव के घर पर छापेमारी के बाद सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लग रहा है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए 14 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में 5 अप्रैल को सुनवाई होगी। विपक्षी पार्टियों की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा। उन्होंने कहा, हम किसी लंबित मामले में दखल की मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी और बेल पर कोर्ट दिशा निर्देश तय करे। विपक्षी दलों के इस कदम से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। खबरों के मुताबिक आम आदमी पार्टी और उद्धव बालासाहेब ठाकरे उन पार्टियों में शामिल हैं जिन्होंने इस याचिका को दायर किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के सामने याचिका का उल्लेख किया। विपक्षी दलों ने सर्वोच्च अदालत से केंद्रीय जांच एजेंसियों और निचली अदालतों को गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत देने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश देने की अपील की है। विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा कि बीजेपी में शामिल होने के बाद नेताओं के खिलाफ मामलों को अक्सर बंद कर दिया जाता है या फिर जांच आगे नहीं बढ़ती है। दूसरी ओर बीजेपी ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, 95% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं। हम गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के बाद के दिशा निर्देशों की मांग कर रहे हैं। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनता दल यूनाइटेड, झारखंड मुक्ति मोर्चा, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, राष्ट्रीय जनता दल, भारत राष्ट्र समिति, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी संयुक्त याचिका दायर करने वाले 14 विपक्षी दलों में शामिल है। ईडी, सीबीआई पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, इस पर सबकी नजरें हैं। नजरें तो आज संसद पर भी थी, जहां आज भी हंगामा ही देखने को मिला। संसद में अडानी मुद्दे पर गतिरोध जारी है। लोकसभा और राज्यसभा में राहुल गांधी के लंदन वाले बयान और अडानी मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग को लेकर 8 दिनों की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है। आज 9वें दिन भी सदन में यही देखने को मिला। दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। तो आज संसद में क्या कुछ रहा खास, देखते हैं ये रिपोर्ट। संसद के दोनों सदनों में राहुल गांधी के लंदन वाले बयान और अडानी मुद्दे की जेपीसी जांच की मांग को लेकर हंगामा जारी है। 8 दिनों की कार्रवाई दोनों सदनों में हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है। संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा जारी रहा। हंगामे और नारेबाजी के बीच वित्त विधेयक 2023 लोकसभा से पारित हो गया। वित्त विधेयक पारित करने के बाद लोकसभा की कार्रवाई 27 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं राज्यसभा भी 27 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज राज्यसभा की कार्रवाई दोबारा 3:35 पर जब शुरू हुई, विपक्ष के सांसद सदन में नहीं पहुंचे। केवल सत्ता पक्ष की मौजूदगी में सभापति जगदीप धनखड़ ने प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा की औपचारिकता पूरी की और इसके बाद सदन की कार्रवाई 27 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल राज्यसभा में विपक्ष के सदस्य मौजूद नहीं रहे। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खारिज किए जाने के बाद विपक्षी दलों के सदस्यों ने राज्यसभा की कार्रवाई का बहिष्कार कर दिया था। दूसरी तरफ आज लोकसभा की कार्रवाई के दौरान विपक्षी सांसदों ने वेल में आकर नारेबाजी की। विपक्षी सांसदों ने अडानी को बचाना बंद करो जैसे नारे लगाए। विपक्ष की नारेबाजी के बीच ही वित्त विधेयक पर वोटिंग कराई गई। लोकसभा की कार्रवाई जब पहले स्थगन के बाद शुरू हुई तो हंगामे के बीच वित्त विधेयक 2023 पारित करा दिया गया। संसद में मचे सियासी घमासान से साफ है कि बीजेपी की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। मुश्किलें तो मनोज सिन्हा ने भी बीजेपी की बढ़ा दी हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का एक अजीबोगरीब बयान सुर्खियों में है।
मनोज सिन्हा ने राष्ट्रपिता को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे वो खुद ही मुश्किल में फंस गए हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अजीबोगरीब दावा किया है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी वकील थे, लेकिन उनके पास कोई डिग्री नहीं थी। कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर सवाल उठे थे, फिर स्मृति ईरानी की डिग्री सवालों के घेरे में थी। सवालों के इस दौर में अब बारी महात्मा गांधी की है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का ट्विटर पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुए एक कार्यक्रम का है और इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने दावा करते हुए कहा कि महात्मा गांधी के सामने जितनी चुनौतियां आई, जितनी परीक्षा आई, उन्होंने सत्य कभी नहीं त्यागा और महात्मा गांधी ने अंतर्ध्वनि को पहचान लिया। परिणाम ये हुआ कि राष्ट्रपिता हो गए। एक और चीज आपसे कहना चाहता हूं, शायद कम लोगों को मालूम हो, देश के कई पढ़े लिखे लोगों को भी भ्रांति है कि गांधी जी के पास लॉ डिग्री थी। गांधी जी के पास कोई डिग्री नहीं थी। मंच पर बैठे हुए कुछ लोग इस बात का भी प्रतिकार करेंगे, लेकिन मैं तथ्यों के साथ आगे बात करूंगा। कौन कहेगा कि गांधी जी शिक्षित प्रशिक्षित नहीं थे, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके पास कोई यूनिवर्सिटी डिग्री या फिर क्वालिफिकेशन नहीं थी। उनके पास बस एक हाई स्कूल डिप्लोमा था। लॉ प्रैक्टिस करने के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया था, मगर उनके पास कोई लॉ डिग्री नहीं थी। इस बयान के बाद मनोज सिन्हा खुद ही सवालों के घेरे में आ गए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता पीयूष बबेले ने कहा कि जब से पीएम मोदी स्मृति ईरानी की डिग्री पर सवाल शुरू हुए हैं, तब से बड़ा लोचा है। ग्वालियर के एक कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के पास कोई डिग्री नहीं थी। हुजूर बाकायदा बैरिस्टर थे, डिग्रीधारी। इनके चक्कर में उन्हें क्यों निपटा रहे हैं? मनोज सिन्हा का यह बयान उनकी खूब फजीयत करा रहा है। फजीयत तो कर्नाटक में बीजेपी की भी हो रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा है कि राज्य में बीजेपी का पतन शुरू हो गया है। उनके इस बयान ने बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सत्ता बचाने की कोशिश में लगी है, तो वहीं कांग्रेस की कोशिश सत्ता में लौटने की है। बीजेपी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के शीर्ष नेता कर्नाटक का लगातार दौरा कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने भी राज्य में अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि हम फिर से कर्नाटक में अपना गौरव देखना चाहते हैं। कर्नाटक में बीजेपी का पतन हो जाएगा। राज्य में बीजेपी खत्म होने की कगार पर है। बीजेपी के लोग सिर्फ नेताओं और ठेकेदारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश में लगे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हम कर्नाटक के लोगों के साथ हैं और लोग हमारे साथ हैं। उनकी आवाज हमारी आवाज है। शिव कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी एससी और एसटी समुदाय के लोगों के हितों को लेकर कतई गंभीर नहीं है। बीजेपी कर्नाटक के लोगों को धोखा दे रही है। कांग्रेस राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जी तोड़ कोशिश में जुटी है। 2 दिन पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया था कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची इस हफ्ते जारी की जा सकती है। पहले इस लिस्ट को बुधवार को ही जारी करना था, लेकिन उसे कुछ समय के लिए टाल दिया गया। और बुलेटिन के आखिर में बात ओल्ड पेंशन स्कीम पर दबाव में आई मोदी सरकार की। नई पेंशन स्कीम को लेकर अक्सर सरकारी कर्मचारियों का विरोध देखने को मिलता था। जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान तक कई बार कर्मचारी सड़कों पर उतरे और ये हल्ला बोल चुनावी रास्ते में मोदी सरकार के लिए कांटे की तरह है। इसलिए चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के सामने घुटने टेक दिए हैं और बड़ा फैसला लिया है। तो क्या है मोदी सरकार का रुख, देखते हैं ये रिपोर्ट। चुनाव में एक वोट की कीमत क्या होती है, इस बात को मोदी सरकार अच्छे से जानती है। इसलिए वो हर वर्ग को साधने के लिए अभी से कोशिश कर रही है। खासकर उसकी नजर सरकारी कर्मचारियों पर है, जिन्हें रिझाने के लिए वो पेंशन स्कीम का सहारा ले रही है। मोदी सरकार ने चुनाव से पहले पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार नई पेंशन योजना का रिव्यू करेगी। सदन में फाइनेंस बिल पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी गठित होगी। ये कमेटी नई पेंशन योजना का रिव्यू करेगी। लोकसभा में भारी नारेबाजी और हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने वित्त विधेयक पेश किया। हंगामे के बीच ही वित्त विधेयक 2023 पर वोटिंग हुई। लोकसभा में वित्त विधेयक को पास करा लिया गया। दरअसल सरकारी कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे थे। सरकारी कर्मचारियों को साल 2024 से पहले पुरानी पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद एक तय पेंशन मिलती है। ये पेंशन रिटायरमेंट के समय कर्मचारी की सैलरी
सैलरी पर आधारित होती थी। इस योजना में रिटायर्ड कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिजनों को भी पेंशन मिलने का एक नियम था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया। इसके स्थान पर नई पेंशन योजना लागू हुई। बाद में राज्यों ने भी नई पेंशन योजना को लागू कर दिया। नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% हिस्सा कटता है। एनपीएस शेयर बाजार पर बेस्ड है, इसलिए ये अधिक सुरक्षित नहीं है। एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना होता है। इस स्कीम में रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती। यही वजह है कि सरकारी कर्मचारी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और उनके हंगामे के बाद अब मोदी सरकार घुटने टेकती हुई नजर आ रही है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।